मुझे कुछ दिन अपने घर में जगह दे दीजिए। मतलब हमारे, अगर आपको लगता है रामअवतार को पैसे देने से वो शांत हो जाएगा तो ये आपकी गलत फहमी है। वो मेरी जान नहीं छोड़ेगा। वो बहुत गिरा हुआ इंसान है मुरली जी। वो नए नए तरीके सीखेगा मुझे परेशान करने के। मुझे उससे बचा लीजिए। राहत कीजिए मुरली जी। हम जानते हैं मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर आपने मुंह फेर लिया तो फिर भगवान ही जानता है मेरे साथ क्या होगा। उस राक्षस के हाथ आने से पहले हम अपनी जान दे देंगे। नहीं 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 सुधा जी, नहीं। आप देखिए, ऐसे ऐसे मत कहिए आप। ये सब कह के आप जिंदगी का अपमान मत करिए सुधा जी। जिंदगी देना और किसी के प्राण लेना सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। हम, आप, या दुनिया में कोई भी अपने हाथों से अपनी जान नहीं ले सकता। इस पे सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले का ही हक है, ना ही हमारा और ना ही आपका। तो ये सारी बातें कहकर आप जिंदगी का अपमान मत करिए। आप कुछ दिनों के लिए हमारे साथ हमारे घर चल सकती हैं। फिर आगे चल के देखते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं हम। मुरली जी, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। सुधा जी, नहीं, ये सब मत करिए सुधा जी। सुधा जी, आपके पति ने हमारी आंखों के सामने डॉक्टर्स को पैसे खिलाए हैं। तो अभी उसकी गैरहाजिरी में और इतनी जल्दी आपको डिस्चार्ज तो ऐसे देंगे नहीं। अब हम क्या करेंगे मुरली जी? पता नहीं, हमें वाकई पता नहीं। लेकिन आप घबराइए मत। हम कुछ करते हैं। हम बात करते हैं उनसे जाके, कोशिश करते हैं समझाने की। और उन्हें मनाना तो पड़ेगा ही, कोई रास्ता है नहीं हमारे पास। हम उनसे जाके ये कहते हैं कि हम आपके दोस्त हैं या आपके कोई रिश्तेदार हैं, ये कहते हैं उनसे। ठीक है, अब चिंता मत करिए, हम बात करके आते हैं। सुधा, भारती, सुधा, ये इतनी चोट कैसे लगी तुझे? भारती, तुझे कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? किसी और से मिलने आई थी यहाँ? नहीं, तुझी से। आज सुबह नीलम से बात हो रही थी फोन पर। तो कॉलेज के दिनों की बात करते करते अचानक तेरा जिक्र निकल आया। उसने हमें बताया तेरी शादी किन हालात में हुई और अब तक की तेरी सारी जिंदगी के बारे में भी। ये सब सुनकर तुझसे मिलने का बहुत मन किया। फिर तेरा नंबर भी ढूंढ निकाला, तेरे घर पे फोन किया तो पता चला कि तू हॉस्पिटल में है। तो हम सीधे यहीं चले आए। सुधा, बता ये सब कैसे हुआ?
कहीं तेरे पति ने तुझे? अरे नहीं नहीं भारती, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वो कोठी पर साफ सफाई कर रही थी। साफ सफाई करते करते मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। नीचे कुर्सी पड़ी थी, बस कुर्सी का कोना लग गया। झूठ बोल रही ना तो सुधा? ऐसे गिरने से या कुर्सी का कोना लगने से कोई ऐसी चोट लगती है क्या? साफ पता चल रहा है कि किसी ने मारा है तुझे। सुधा, हमसे छुपाने की जरूरत क्यों पड़ गई तुझे? नीलम के बाद एक तू ही तो एक सहेली थी हमारी। और तुझे ध्यान है कॉलेज में तीनों ने मिलके कितनी बातें की हैं, चाहे वो दुख की हो या सुख की। तो सुधा वो दिन बीत गए तो क्या दोस्ती भी बीत गई हमारी। ओहो, जाने क्या क्या बोले जा रही है। तू बिल्कुल वैसी ही है। अच्छा ये बता, तू कैसी है? मैंने सुना तेरी शादी हो गई। कैसे है जीजू? हमारे भारती के तोल मोल के बराबर है या नहीं? एक मिनट, हम अभी आते हैं। अमित, हाँ कुछ पता चला? भारती जी, ये पता तो प्रकाश के चाचा के घर का ही है, पर घर पे तो ताला लगा हुआ है। जी मैं पड़ोसियों से पूछताछ करता हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। हाँ अमित। जी भारती जी। देखिए, आपको आपके दोस्त की जिम्मेदारी पर डिस्चार्ज दिया जा रहा है, पर 1 हफ्ते के बाद आप बिना चुके अस्पताल आ जाइएगा ड्रेसिंग के लिए। आपके जख्म भी बहुत गहरे हैं, समय पर अगर इलाज नहीं हुआ तो भरेंगे नहीं, ठीक है? लीजिए। अगर आप नहीं होते तो ना जाने क्या होता। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? देखिए, आपने जो हमारे लिए इतना बड़ा जोखिम उठाया है उसके सामने हम कुछ नहीं कर रहे हैं आपके लिए। और प्लीज आप बार बार हमारे सामने हाथ मत जोड़िए। चलें। लीजिए, मेरी एक सहेली आई है मुझसे मिलने। उसका फोन आया था, इसलिए बाहर गई है। वो आती ही होगी, वो आ जाए फिर हम चलते हैं। नहीं नहीं, हम नहीं रुक सकते, क्योंकि आपके पति यहाँ कभी भी आ सकते हैं और हमारे ख्याल से उन्हें फोन पहुंच गया होगा कि आपको डिस्चार्ज मिल चुका है। हमें तुरंत निकलना चाहिए। आप प्लीज चलिए हमारे साथ। आइए। ये पैसे हमें कोई और सुराग ढूंढना होगा, और उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है अभी हमारे पास। जी भारती, मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे हाथ कुछ ना कुछ सुराग जरूर लग जाएगा।
पे फोन पे बात करना मना है। मरीजों को परेशानी होती है। सॉरी। अमित, उसके चाचा का पता लगाओ। अगर उसके चाचा का पता चल जाए तो। देखिए मैडम, मैंने आपसे कहा ना, आप यहाँ पे बात नहीं कर सकती। प्लीज आप बाहर जाके बात कीजिए। बहुत होशियार है ना अमित उससे। तुम जानते हो ना कितना चालाक इंसान है वो। और कोई खतरा मोल मत लेना प्लीज। हाँ हाँ ठीक। सॉरी, वो जरूरी काम। नर्स, अभी यहाँ जो पेशेंट थी वो कहाँ है? उन्हें तो डिस्चार्ज मिल गया, वो चली गई। लेकिन क्यों कर रही है भारती ये सब? पहले से क्या कम अनर्थ हुआ है उस प्रकाश की वजह से हमारे जीवन में? अब सब कुछ बीत गया है तो फिर से उस प्रकाश को क्यों याद करना? और साथ में उस अमित को भी लिया उसने। उस प्रकाश को जरा से भी भनक पड़ गई ना तो वो किसी भी हद तक गिर सकता है। कितना खतरनाक है वो प्रकाश। धारा, मैं मानता हूं कि एक माँ के लिए अपने बच्चे कभी बड़े नहीं होते, लेकिन वाकई तुम्हारी बेटी अब बच्ची नहीं है, बड़ी हो गई है। वो समझदार है, जानती है क्या कर रही। और तुम चिंता मत करो, वो दोनों पूरी सावधानी बरतेंगे। अब तुम तो जानती हो कि अमित पहले से प्रकाश को जानता है, बचपन से। हमसे अच्छी तरह से वो ये जानता है कि प्रकाश के साथ कैसे निपटना है। डरो मत, कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं पूछ रही हूँ क्यों कर रही है भारती ये सब? कौन से रिश्ते की लड़ाई लड़ रही है भारती? उन लोगों के सामने प्रकाश को झूठा साबित करके क्या हासिल करना चाहती है भारती? अपना आत्मसम्मान, स्वाभिमान। तारा, हम ये समझ रहे हैं कि भारती अपनी पिछली जिंदगी भुलाकर अब संभल गई है, लेकिन मैं जानता हूं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तारा। इंसान जिंदगी के साथ समझौता तो कर लेता है, जिंदगी आगे जीने भी लगता है, लेकिन तारा कुछ घाव ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। प्रकाश ने ऐसा ही घाव दिया है हमारी बच्ची को। उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है उसने। उसके अपने घर वालों के सामने हमारी बेटी को झूठा साबित किया है उसने। और जब तक भारती प्रकाश की सच्चाई उन लोगों के सामने जाहिर नहीं कर देती और अपना खोया सम्मान वापस नहीं ले लेती, तब तक वो प्रकाश को कभी माफ नहीं करेंगे। और लड़ने दो उसे। उसके साथ जो भी गलत हुआ है उसके खिलाफ लड़ने दो उसे। यही एक तरीका है अपने अतीत का बोझ हल्का करने का। क्या हुआ भारती? कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं बाबा, पर हाँ, प्रकाश के चाचा का जो पता मिला है उस एरिया में नजर रखे हुए हैं अमित। कुछ ना कुछ तो पता लग ही जाएगा हमें वहां से। हाँ हाँ, जरूर जरूर पता चलेगा।
देखो, तुम्हारी और अमित की कामयाबी पर मुझे पूरा विश्वास है। क्या बात है बेटे, कुछ परेशान लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? माँ बाबा, आप लोगों को याद है कॉलेज में हमारी और नीलम की एक और दोस्त थी, सुधा। फाइनल एग्जाम देने से पहले ही छोड़ के चली गई थी वो कॉलेज। हाँ हाँ, याद तो है। तो उसी से मिलने हम हॉस्पिटल गए थे। हॉस्पिटल? क्यों? बाबा, बहुत बुरी चोट लगी है उसे। अरे पर चोट लगी कैसे? पता नहीं माँ, लेकिन वो कह रही थी कि वो खुद गिरी है, और उसे देखकर हमें नहीं लगता माँ, लग रहा था कि उसे किसी ने बहुत बेरहमी से पीटा है। भारती, तुम्हें खुद से पूछना चाहिए था ना उसे। वो किसी और से नहीं कहती, लेकिन तुम्हें तो बताती। हाँ माँ, हम उससे पूछ ही रहे थे, पर अचानक अमित का फोन आ गया और उससे बात करने के लिए हम बाहर आ गए। और फोन खत्म करके हम जब उसके कमरे में गए तो पता चला कि डिस्चार्ज लेके चली भी गई थी वो वहां से। पता नहीं इतनी जल्दी कैसे छोड़ दिया उसे, और हमें बताए बिना कैसे चली गई, क्या? वो हमें समझ में नहीं आ रहा है माँ। ठीक है, चिंता ना करो, तुम उसके घर फोन कर लो, वो वहीं होगी। हाँ बाबा, हमने वही किया, पर पता चला कि वो अपने पति के घर में नहीं है। हे भगवान, वो अपने ससुराल भी नहीं गई? तो गई कहाँ? वही तो नहीं समझ में आ रहा है। ये लो, ये खाओ एप्पल। अम्मा कहती हैं कि ना एप्पल खाने से ना खून बढ़ता है। हाँ, और तुम खाओगी ना तो बिल्कुल इस एप्पल की तरह लाल हो जाओगी। पता है रमन जी, आप कितने प्यारे हैं। आपके उस कड़वे करेले भाई से तो बहुत ही ज्यादा प्यारे। मृदंग। अच्छा मुल्ली, नहीं, मुल्ली तो है ना बहुत अच्छा है। वो है ना पके बेर की तरह मीठा है मेरा भाई, बस थोड़ा सा शर्मीला है वो, और बेचारा परेशान बहुत रहता है ना, इसलिए। नहीं तो जैसे अंगूर होता है ना सबसे अच्छा फल, बस मेरा भाई इसी की तरह सबसे अच्छा इंसान है दुनिया का, मुझसे भी अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताओ, तुम्हारे प्यारे भैया को कौन सा फल अच्छा लगता है? और तुम्हें खाने में क्या पसंद है? और उनका फेवरेट रंग कौन सा है? वैसे मेरा तो उसका फेवरेट रंग बताऊं मैं? जो पीला होता है ना, उसमें जब दो काले मिलाते ना। मुरली जी, एक लड़की के साथ, और वो भी ऐसे। चीची तो कहती थी कि बहुत ही सीधे हैं। ये तो सुधा जी है। इनको ऐसे पकड़ के काहे लाया है? मुझे को बताना पड़ेगा। जी। भाई